Let us begin with a new topic, guys, called as autocoids and immunosuppressants. So as you can see here, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टॉपिक में दो क्लास ऑफ ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे, ऑटोकॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स. सो इम्यूनोसप्रेसेंट्स सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. ऑटोकॉइड्स ये कुछ सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी में बनते हैं जैसे कि हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ऑटोकॉइड्स, ल्यूकोट्राइन्स, सीरोटोनिन. तो ऑटोकॉइड के टॉपिक में हम वो ड्रग्स देखेंगे जो इन ऑटोकॉइड्स के ऊपर काम करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे वो ड्रग्स जो H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और जिन्हें हम कहते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स. फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जो ब्लॉक करते हैं सिंथेसिस को, उन्हें हम कहते हैं एनसेड्स. तो इस प्रकार हम अलग अलग ड्रग्स को देखेंगे यहाँ पर. और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक्स की. तो जो पहला क्लास ऑफ ड्रग हम देखेंगे, दीज आर एंटीहिस्टामिनिक्स. और जैसे कि मैंने बताया आपको, एंटीहिस्टामिनिक्स दीज आर नथिंग बट दीज आर जस्ट ब्लॉकर्स ऑफ H1 रिसेप्टर्स. ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में. हालांकि एंटीहिस्टामिनिक्स में बनते हैं जैसे कि हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड है, के ऊपर काम करते हैं जैसे कि सीरोटोकॉइड्स, ल्यूकोट्राइन्स, सीरोटोनिन. तो ऑटोकॉइड के टॉपिक में हम वो ड्रग्स देखेंगे जो इन ऑटोकॉइड्स के ऊपर काम करते हैं. जैसे कि क्लास ऑफ ड्रग हम देखेंगे, दीज आर एंटीहिस्टामिनिक्स. और जैसे कि मैंने बताया आपको, एंटीहिस्टामिनिक्स दीज आर नथिंग बट दीज आर जस्ट ब्लॉकर्स ऑफ H1 रिसेप्टर्स. ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में. हालांकि एंटीहिस्टामिनिक्स में H2 ब्लॉकर्स भी आते हैं, पर ये GIT में यूज़ होते हैं. और ये आप GIT के सिस्टम में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक्स में प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे H1 ब्लॉकर्स को. तो हिस्टामिन का रोल क्या है? व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा इफेक्ट मैं समझाना चाहूँगा कि जब भी हमारा बॉडी, किसी भी पेशेंट का बॉडी एक्सपोज होता है एक एलर्जन को, सो जब भी एलर्जन का एक्सपोजर होता है, राइट, पेशेंट का बॉडी किसी भी एलर्जन को एक्सपोज होता है, तो ये एलर्जन क्या करेगा, आपके जो बी सेल्स हैं इम्यून सिस्टम में, उनको स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से बनेगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई, राइट. सो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन ई, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज रिलेटेड टू एलर्जन एक्सपोजर. अब इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या करता है, ये जाकर के मास्ट सेल को लग जाता है. सो इट बाइंड्स टू मास्ट सेल्स और उसके बाद ये क्या करता है, मास्ट सेल का डी ग्रेनुलेशन करता है. मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ई के मास्ट सेल से लगने की वजह से मास्ट सेल फट जाते हैं, मास्ट सेल्स दे ब्रेक डाउन. और जब भी मास्ट सेल डिग्रेड होते हैं तो इनमें से रिलीज होता है हिस्टामिन का, रिलीज होता है और ये हिस्टामिन स्टिमुलेट करेगा H1 रिसेप्टर को. तो जहाँ कहीं H1 रिसेप्टर होगा उसके हिसाब से आपको एक इफेक्ट मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल H1 रिसेप्टर आपको ब्लड वेसल में मिलेंगे. ब्लड वेसल में क्या करते हैं, ये वेजो डायलेशन करते हैं. H1 रिसेप्टर आपको मिलेंगे ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई में क्या करते हैं, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं. तो ब्लड वेसल को बड़ा करेंगे, ब्रोंकाई को छोटा करेंगे. ये आपको मिलेंगे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और H1 रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दे इंक्रीज वेकफुलनेस. मतलब हिस्टामिन H1 पर काम करने से हमें जगा करके रखता है, वेकफुलनेस बढ़ता है. और H1 रिसेप्टर एपेटाइट को कम करते हैं, मतलब आप खाना कम खाते हैं बिकॉज ऑफ हिस्टामिन, राइट. इसका मतलब अगर मैं CNS में H1 को ब्लॉक कर दूंगा तो क्या होगा, सिडेशन होगा, वेकफुलनेस कम हो जाएगा. और अगर एपेटाइट बिकॉज ऑफ हिस्टामिन, राइट, इसका मतलब अगर मैं CNS में H1 को ब्लॉक कर दूंगा तो क्या होगा, सिडेशन होगा, वेकफुलनेस कम हो जाएगा. और अगर एपेटाइट को ब्लॉक कर दिया, राइट, तो एपेटाइट जो कम हो रहा है उसको ब्लॉक कर दिया तो एपेटाइट बढ़ जाएगा, आप खाना ज़्यादा खाएंगे. इसके अलावा ये जो H1 रिसेप्टर्स हैं ये पेरिफेरल नर्व्स में भी होते हैं. और
पेरिफेरल नर्व्स में हिस्टामिन क्या करता है, इट मीडिएट्स पेन एंड इच। तो दर्द जो होता है, खुजली होता है, राइट, किसी भी एलर्जी में, तो वो जो खुजली है या दर्द है, दैट इज मीडिएटेड इन द पेरिफेरल नर्व्स बाय रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन के बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, और कुल मिलाकर के एलर्जन के एक्सपोजर की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो इसकी वजह से होता है। माइल्ड एलर्जी होगा तो माइल्ड एलर्जी में क्या होगा, आपको सिर्फ पेरिफेरी में पेन होगा, खुजली होगा, या फिर एरिथमा, लाल हो जाएगा स्किन। पर अगर सीवियर हुआ एलर्जी जैसे कि एनाफाइलैक्सिस, वहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। क्यों, ब्लड वेसल डायलेट कर रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो जो एलर्जी का सिम्टम है वो डिपेंड करता है कितना सीवियरिटी है। बहुत सीवियर है तो ये प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं, कम सीवियर है तो जस्ट पेन या इच होगा पेरीफेरी में। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या बनाया है भाई, ये किसका इफेक्ट है, ये कौन से रिसेप्टर का इफेक्ट है, ये इफेक्ट किसका है, H1 का। तो इन इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए हम कौन सा ड्रग दे सकते हैं, हम H1 के ब्लॉकर्स दे सकते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स। तो यही ड्रग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक्स में क्लासिफिकेशन देख लीजिए पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स। सो जो H1 ब्लॉकर्स हैं या एंटी हिस्टामिनिक्स हैं, वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई देम इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट generation antihistaminics and second generation antihistaminics। तो ये फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है ये समझना अपने को। देखो, फर्स्ट जनरेशन ये जो ड्रग्स हैं, दीज आर हाईली लिपिड सॉल्युबल, और ये जो सेकंड जनरेशन है, दे हैव लेस लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी सेकंड जनरेशन में ऐसा नहीं कि जीरो हो गया, उसमें भी है, पर वो बहुत कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो जब भी कोई ड्रग बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा, इट कैन ईजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये एक सेंट्रल साइड इफेक्ट करेंगे। तो देखो, याद करो, मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कहा था आपसे, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब भी H1 रिसेप्टर पर हिस्टामिन काम करता है तो वो आपके वेकफुलनेस को बढ़ाता है। ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, सिडेशन होगा। तो सेंट्रल साइड इफेक्ट होगा इनके साथ, जैसे कि सिडेशन होगा, या आप ड्राउजीनेस कह सकते हैं। सो सिडेशन और ड्राउजीनेस कैन बी सीन विद फर्स्ट जनरेशन, और जो सिडेशन और ड्राउजीनेस है ये बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा दिखता है विद द फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। वेरेस जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं इनके साथ लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, तो ये क्या करेंगे, दीज आर लेस सिडेटिंग, या इनके साथ जो ड्राउजीनेस है वो कम होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिडेशन या ड्राउजीनेस बिल्कुल नहीं करेंगे, पर बहुत कम करेंगे एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, ये ज़्यादा करेंगे। तो ये पहला डिफरेंस है इन दोनों क्लास ऑफ ड्रग्स में, और इसी वजह से इनके यूजेस में काफ़ी अंतर आता है। दूसरा अंतर ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं ये मास्करेनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा या बहुत पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी है, राइट। तो ये बेसिक अंतर है इन दोनों क्लास में, और इस वजह से एक चीज़ आपको समझना होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो फर्स्ट रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा या बहुत पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी है, राइट। तो ये बेसिक अंतर है इन दोनों क्लास में, और इस वजह से एक चीज़ आपको समझना होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं वो कहाँ पर आप नहीं देंगे। दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ड्राइवर्स और एक्टिव ड्राइवर्स और हैवी मशीनरी वर्कर्स। तो ड्राइवर्स हैं, हैवी मशीनरी वर्कर्स हैं, पायलट्स हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जहाँ पे अटेंशन बहुत ज़्यादा है, भाई ड्राइवर है, आपने दे दिया फर्स्ट जनरेशन ड्रग, वो चला रहा है, उसको नींद आ गई, एक्सीडेंट हो जाएगा। पायलट में क्या होगा, आपने दे दिया, फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर जाएगा और वो कभी लैंड नहीं करेगा, है कि नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इन केसेस में आप अवॉइड करते हैं। दूसरा, एल्डरली में और यंग चिल्ड्रन में, तो यहाँ पे रिलेटिवली दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट है इनमें आप किसको प्रीफर करेंगे, भाई इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में मैं फर्स्ट जनरेशन को यूज़ नहीं करूंगा, तो इस ग्रुप में मैं किसको प्रीफर करूंगा, मैं सेकंड जनरेशन को प्रीफर करूंगा, राइट। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन ड्रग्स का। अब यहाँ पे बात करते हैं ड्रग्स कौन से हैं, व्हाट आर द ड्रग्स। तो जो ड्रग्स हैं आपके फर्स्ट जनरेशन क्लास में
यहाँ पे पहले मैं 3 ड्रग डिस्कस करने वाला हूँ, प्रोमेथाजिन, डाइफेन हाइड्रामीन और डाइमेन हाइड्रीनेट। तो ये 3 ड्रग्स मैं एक साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? तो ये जो 3 ड्रग्स हैं, प्रोमेथाजिन, डाइफेन हाइड्रामीन, डाइमेन हाइड्रीनेट, इनको एक साथ डिस्कस करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि ये जो तीनों ड्रग्स हैं, दे हैव मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, और बिकॉज दे हैव मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट वी यूज देम और वी प्रीफर देम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस मैंने एंटीमेटिक जो टॉपिक है जीआईटी में वहाँ पे डिस्कस किया है। मोशन सिकनेस में हम इनको प्रीफर करते हैं। वी प्रीफर देम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा pyramidal side effects. We prefer them in extrapyramidal side effects, Meniere's disease में जो वर्टाइगो होता है उसके लिए हम प्रीफर कर सकते हैं। तो इनके पीछे एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है। दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो ड्रग है प्रोमेथाजिन, इसके साथ लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है फॉर लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, राइट। अब बात करते हैं दूसरे ड्रग्स की, डॉक्साइलएमाइन। डॉक्साइलएमाइन ये एक एंटी हिस्टामिनिक है विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो नॉसिया वॉमिटिंग होता है उसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस, और इसके लिए इट इज़ यूज अलॉन्ग विद विटामिन B6। तो विटामिन B6 के साथ कंबाइन करके डॉक्साइलएमाइन को लिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। क्लोरफेनिरामाइन। तो देखो दोस्तों, ये जो ड्रग है क्लोरफेनिरामाइन, ये लीस्ट सीडेटिंग फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ड्रग्स हैं हमारे पास, उनमें से सबसे कम सीडेटिंग है ये। और क्योंकि ये सबसे कम सीडेटिंग है, तो हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं? बिकॉज इट इज़ लीस्ट सीडेटिंग, वी यूज़ इट इन डे टाइम, सो इट इज़ प्रीफर्ड फॉर डे टाइम यूज़। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है कि दिन में अगर मुझे यूज़ करना है फर्स्ट जनरेशन ड्रग तो किसे यूज़ करेंगे? इसको, क्योंकि ये सबसे कम सीडेशन करेगा, राइट। साइप्रोहेप्टाडिन, देखो इसका जन्म हुआ था एज H1 ब्लॉकर, तो ये है एंटी हिस्टामिनिक, बट आज की डेट पे इट इज़ यूज एज अ 5-HT2 ब्लॉकर, राइट। तो ये हालांकि है एंटी हिस्टामिनिक, पैदा हुआ था आपके एंटी हिस्टामिनिक क्लास में, पर बाद में इसको यूज़ किया जाने लगा एज अ 5-HT2 ब्लॉकर। हाइड्रोक्सिजीन, इट इज़ प्राइमरीली यूज एज एन एंटी प्रोराइटिक। सो एंटी प्रोराइटिक के तौर पे ये ज़्यादा कामयाब है। इसको एंग्जियोलाइटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, एंटी इमेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, राइट। कुछ और ड्रग्स देखते हैं यहाँ पे, मैक्लिजीन, ड्यूक्लिजीन, ये जो ड्रग्स हैं एंटी इमेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अब है इसको एंग्जियोलाइटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, एंटी इमेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, राइट। कुछ और ड्रग्स देखते हैं यहाँ पे, मैक्लिजीन, ड्यूक्लिजीन, ये जो ड्रग्स हैं इनको आप मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज इन मोशन, मैक्लिजीन, ड्यूक्लिजीन, ये जो ड्रग्स हैं इनको आप मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज इन मोशन सिकनेस। पर ये जो ड्रग्स हैं मैक्लिजीन, ड्यूक्लिजीन, ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितने कि मोशन सिकनेस में ये ड्रग्स इफेक्टिव हैं।
प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू मैक्लिजिन एंड ब्यूक्लिजिन। तो ये है आपके फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स की। तो दोस्तों ये जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कम सेडेशन करते हैं, तो यहाँ पर ड्रग्स कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर ड्रग्स है जैसे कि सेटिरिजिन। अच्छा, ये ड्रग जो सेटिरिजिन हमें मिला कहाँ से? इट इज़ बेसिकली सेटिरिजिन इज अ मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सिजिन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि हाइड्रोक्सिजिन फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, उसका मेटाबोलाइट है सेटिरिजिन, राइट। और इसी वजह से ये मोस्ट सिडेटिंग सेकेंड जनरेशन ड्रग है। तो देखो, मैंने आपसे कहा था सेकेंड जनरेशन वाले सिडेशन बहुत ही कम करते हैं, पर सेकेंड में सबसे ज़्यादा सेटिरिजिन करता है, बिकॉज ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग का मेटाबोलाइट है। और सेटिरिजिन से हमने एक और ड्रग बनाया है जिसे हम कहते हैं लिवोसेटिरिजिन। तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये ड्रग्स देखा होगा, सुना होगा, कई बार आपने लिया भी होगा। तो सेटिरिजिन के बाद हमने लिवोसेटिरिजिन क्यों बनाया? वो दो आइसोमर है, डेक्स्ट्रो लिवो, उसके लिवो आइसोमर से हमने ड्रग बनाया जिसका नाम है लिवोसेटिरिजिन। तो लिवोसेटिरिजिन बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है? देखो, लिवोसेटिरिजिन सेटिरिजिन के मुकाबले ये ज़्यादा पोटेंट है, तो इसी वजह से हमने अलग सा ड्रग बनाया। अब जनरल फार्माकोलॉजी में याद करो कि जब भी कोई ड्रग का पोटेंसी ज़्यादा होता है तो हमें फ़ायदा क्या होता है भाई? जब भी ड्रग ज़्यादा पोटेंट होगा तो मुझे डोज ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए? कम चाहिए, वही तो फ़ायदा उसका। मतलब ये ज़्यादा पोटेंट है, इसका मतलब इसमें अपने को डोज कम लगता है। लेसर डोज रिक्वायरमेंट इज सीन विथ लेवोसेटिरिजिन। यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एस्टेमिजोल और टर्फेनाडीन। दोस्तों ये जो ड्रग्स हैं एस्टेमिजोल, टर्फेनाडीन, इनको आज की डेट पे यूज़ नहीं करते, इनको बैन कर दिया गया है। और इनको बैन क्यों किया गया है? बिकॉज दे कैन कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। इनको बैन करने के पीछे, बंद करने के पीछे कारण ये है कि ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। पर टर्फेनाडीन को हमने लिया और इसमें से एक नया ड्रग बनाया फैक्सोफेनाडिन। तो फैक्सोफेनाडिन टर्फेनाडिन का डेरिवेटिव है और इसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का रिस्क बहुत कम है। और इनफैक्ट ये सबसे कम, इट इज़ द लीस्ट सिडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक। इट इज़ लीस्ट सिडेटिंग। सो एंटीहिस्टामिनिक जितने भी हैं, मैंने आपको कहा था सेकेंड जनरेशन कम करते हैं, फर्स्ट ज़्यादा करते हैं, सेकेंड में कम करते हैं, पर उनमें भी सबसे कम कौन करता है? फैक्सोफेनाडिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि भाई एक पेशेंट है और उसको सेडेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जीरो, तो कौन सा ड्रग हम प्रीफर करेंगे? फैक्सोफेनाडिन। एक ड्रग है लोराटाडीन, और इस ड्रग का एक मेटाबोलाइट है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म होता है इसका डेसलोराटाडीन में। और क्लिनिकली आप देखेंगे दोनों को ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो हमने लोराटाडीन बनाया और उसके बाद उसका मेटाबोलाइट डेसलोराटाडीन बनाया, क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंट है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि डेसलोराटाडीन, इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एंटीहिस्टामिनिक या H1 ब्लॉकर। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एंटीहिस्टामिनिक और H1 ब्लॉकर इज़ डेसलोराटाडीन। तो दोस्तों ये जितने भी ड्रग्स मैंने बताए यहाँ पे, ये जो ड्रग्स जितने भी अभी तक बताए मैंने, इनको सिस्टमिक रूट से यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ करने के लिए जो रूट है वो क्या है? सिस्टमिक है, और ओरल रूट से दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स हम देखते हैं जिनको हम टॉपिकल रूट से भी दे सकते हैं। तो जितने भी ड्रग्स मैंने बताए, सेटिरिजिन, लेवोसेटिरिजिन, फैक्सोफेनाडिन, लोराटाडीन, ये सब ओरल रूट से देते हैं, राइट। फर्स्ट जनरेशन वाले भी सब ओरल रूट से देते हैं। टॉपिकल रूट से हम ड्रग्स देते हैं, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक, जैसे कि ओलोपाटाडीन और एजेलास्टिन। तो इनको आई ड्रॉप या नेज़ल ड्रॉप के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अब सोचो, आई ड्रॉप या नेज़ल ड्रॉप के तौर पे मैं क्यों यूज़ करूँगा इनको? अगर मैं आई ड्रॉप के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ तो आई बी यूजिंग देम फॉर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, नेज़ल ड्रॉप एलर्जिक राइनाइटिस। तो टॉपिकल रूट से, हालांकि मैं सिस्टमिक ओरल रूट से भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन से ड्रग्स हैं जिनको हम टॉपिकल रूट से यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं इनके यूजेस की बात करूं, ओवरऑल अगर हम बात करें यूजेस के एंटीहिस्टामिनिक के, तो एंटीहिस्टामिनिक्स कहाँ यूज़ होते हैं? एक, दे कैन बी यूज इन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस,
और एलर्जिक राइनाइटिस को हम हे फीवर भी कहते हैं। सो एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर, यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो स्टीरॉयड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जो स्टीरॉयड देते हैं हम टॉपिकल देते हैं नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में, और एंटी हिस्टामिनिक किसको प्रीफर करते हैं, सेकेंड जनरेशन। और अगर आप कहेंगे सेकेंड जनरेशन में किसको प्रीफर करते हैं, तो फैक्सोफेनाडिन को प्रीफर करते हैं, बिकॉज फैक्सोफेनाडिन क्या है, सबसे कम सेडेटिंग है, राइट। सो एलर्जिक राइनाइटिस में आप यूज़ कर सकते हैं जो कि सिस्टमिक है, ओरल रूट से। टॉपिकल रूट से आप ओलोपाटाडिन या एज़ेलास्टिन जो मैंने बताया था वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, पर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये नॉन एलर्जिक राइनाइटिस फॉर एग्जांपल किस में होता है, कॉमन कोल्ड में होता है। भाई सर्दी जुकाम जब आपको होता है तो कॉमन कोल्ड में जो राइनाइटिस होता है उसके पीछे एलर्जी का तो कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट की वजह से हम नहीं यूज़ कर रहे। तो हम किसकी वजह से यूज़ कर रहे हैं, एंटी कॉलिनर्जिक, बिकॉज एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, सिक्रेशंस को कम करता है। और मैंने क्या कहा था, एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट किसके पास है ज़्यादा, फर्स्ट जनरेशन। तो एलर्जिक राइनाइटिस में सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे जो H1 ब्लॉकर हम प्रीफर करते हैं वो फर्स्ट जनरेशन को, और जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इन केस ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस इट इज़ बिकॉज ऑफ एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट। तो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में इनको यूज़ करने के पीछे जो हमारा मकसद है एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट को पैदा करना, एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट को पैदा करना वो हमारा मेन मकसद है। We can also use them, antihistaminics can also be used in urticaria. So urticaria में आप यूज़ कर सकते हैं, और urticaria का इनफैक्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो हैं सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। और सेकेंड जनरेशन में किसको प्रीफर करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फैक्सोफेनाडिन को प्रीफर करते हैं। हिस्टामिनिक्स कैन ऑल्सो बी यूज इन अर्टिकेरिया। सो अर्टिकेरिया में आप यूज़ कर सकते हैं, और अर्टिकेरिया का इनफैक्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो हैं सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। और सेकेंड जनरेशन में किसको प्रीफर करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फैक्सोफेनाडिन को प्रीफर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इनके। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक यूजेस मैं पहले ही ड्रग्स पे बता चुका हूँ कि कौन सा एंटीमेटिक में यूज़ होता है, मॉर्निंग सिकनेस में कौन सा यूज़ होता है, राइट। तो मैंने बता चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो देखो साइड इफेक्ट मैंने पहले ही बताया आपको, ये क्या करते हैं, सिडेशन या ड्राउजीनेस, सिडेशन या ड्राउजीनेस होता है, और ज़्यादातर किसके साथ होता है, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट जनरेशन वाले ड्रग्स के साथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशन है, तो मैंने आपको पहले कहा था कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो अवॉइड ड्राइविंग। तो पेशेंट्स को क्या कहेंगे कि इसको लेने के बाद आप गाड़ी ना चलाएं, राइट, अवॉइड ड्राइविंग। इनको लेने के बाद अवॉइड, इनके साथ अल्कोहल को भी अवॉइड करें, बिकॉज इनसे सिडेशन होता है, अल्कोहल भी सिडेशन करता है, तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा सिडेशन हो और वो गिर जाए, उसको सर में चोट आ जाए, राइट। सो अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड ड्राइविंग, ये आपने उनको एडवाइस देनी है। सिडेशन ड्राउजीनेस के अलावा इनके साथ एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट भी दिख सकता है, और ये भी फर्स्ट जनरेशन के साथ ज़्यादा दिखता है। और एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट के तौर पे जो बॉदरसम होता है ज़्यादातर होता है ड्राई माउथ, राइट, तो मुंह सूखा सूखा लगेगा। तो यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, पेशेंट को क्या कहेंगे आप, राइट, ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली। तो पेशेंट से कहेंगे कि लगातार पानी पीते रहें, राइट, ताकि मुंह में जो सूखापन है वो कम हो जाए। सो एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट, इनके साथ GIT अपसेट भी दिख सकता है, दैट इज नौसिया, वॉमिटिंग। तो यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, देखो नौसिया वॉमिटिंग ये कर सकते हैं, तो आपको पेशेंट को कहना क्या है, आस्क पेशेंट, अगर इनको नौसिया वॉमिटिंग की दिक्कत होती है, आस्क पेशेंट टू टेक ड्रग विथ फूड। तो अगर नौसिया वॉमिटिंग की दिक्कत है तो आपने पेशेंट को कहना है कि जब भी आप ड्रग लें तो आप खाना खाने के साथ लें, खाने के साथ ड्रग लें, ताकि ये जो GIT अपसेट है ये साइड इफेक्ट आपको कम हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है जो आपने यहाँ पे पेशेंट को बताना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं जिन पे आपको एग्जाम्स में सवाल आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, यहाँ पे पूछ सकते हैं आपको कि कौन सा फर्स्ट जनरेशन है, कौन सा सेकंड जनरेशन है, तो आपने ये भी याद रखना है। आपको सवाल आ सकता है, एक ट्रक ड्राइवर है और उसमें उसको सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, तो आपको पता है उसमें सेकंड जनरेशन वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिकॉज फर्स्ट वाले क्या है, सेडेटिंग है। तो दोस्तों ये पहला क्लास ऑफ हमारा ड्रग है जिन्हें हम कहते हैं
एंटी हिस्टामिनिक्स और जो कि क्या है H1 रिसेप्टर्स के ब्लॉकर्स हैं।